जय हिंद। मैं जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी साथी मस्त एंड जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी तक आपकी तैयारी चल रही होगी और अब और बेहतर होने वाली है, क्योंकि प्यारे भाई वास्तव में एनटीपीसी का जो ये हमने दंगल सीरीज स्टार्ट की है, इसमें जीएस में आप ऐसा स्कोर करके आओगे कि आप ये समझो कि जीएस की बदौलत आपका सिलेक्शन जो अभी तक रुकता था ना, अब नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर ली सभी प्रीवियस ईयर और उससे आधारित प्रश्न हम इस सीरीज में आपको कराने वाले हैं। और तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सीरीज के तहत पढ़ाने वाला है। बस आपको क्या काम करना है, इस सेशन को शेयर करते जाना है जितने भी प्यारे भाई इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी प्यारे बच्चों को ये बताना है कि आप किस किस स्टेट के रहने वाले हैं, किस किस राज्य से आप इस क्लास को देख रहे हैं। सभी प्यारे भाई कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताएंगे, बताओ किस किस राज्य से इस समय आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, किस किस राज्य से आप इस क्लास को देख रहे हैं। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कि भाई किस किस राज्य से इस समय आप हमारे साथ लाइव हैं। भाई बच्चे इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं और झारखंड से बच्चे लाइव हैं, दिल्ली से भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, बिहार गुजरात से भी लाइव है और मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, असम से और उत्तर प्रदेश बिहार वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई रेलवे की जो तैयारी करते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सभी जो राज्य हैं यहाँ पर तैयारी करने वालों की संख्या वास्तव में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा मेन होती है। मतलब सरकारी नौकरी को लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो भाई इस बार तो सरकारी नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। चलो भाई आप सभी का स्वागत है, जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ लाइव हैं सभी स्टेट से, भारत के सभी ज्यादातर स्टेट से इस समय हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी से बच्चे इस समय हमारे साथ लाइव है। भाई आप सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये समझो पूरा जीएस का मामला जो होता है स्टैटिक के अंतर्गत आ जाता है, वो सभी चीजें मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर आधारित जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनसे आधारित ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, या तो वो पूछे गए हैं या जो आने वाले समय में पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले तो भाई जीएस में अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है उसके लिए मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। बस 2 मिनट मेरी बात सुनते जाना, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे अपना प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट होगा। देखो जीएस में अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्यारे भाई आपको 2-3 चीजों पर काम करना होगा सबसे अच्छा, सबसे जबरदस्त तरीके से। देखो रेलवे की जीएस जो है थोड़ी अलग आती है, मतलब रेलवे की जीएस और एसएससी की जीएस में बहुत अंतर होता है। रेलवे में सबसे ज्यादा वो स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है और दूसरा करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो प्यारे भाई स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की क्लास कब चलती है? सुबह 7 बजे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। और इस क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इस क्लास में प्यारे भाई इस क्लास में आपको फरवरी 2024 अर्थात 2024 का करंट अफेयर भी कराया जा रहा है। डेली करंट अफेयर तो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखो रेलवे के एग्जाम में ना 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। ध्यान रख लेना, 1 साल पुराना करंट अफेयर रेलवे के एग्जाम में आता है। 1 साल पुराना करंट अफेयर, ठीक है। 1 साल पुराना करंट अफेयर किस एग्जाम में आता है? रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बढ़िया तरीके से पढ़ ली ना, तो ये समझो रेलवे की जो जीएस आएगी उसमें 60% तैयारी आपने कंप्लीट कर ली है अपनी, 60% क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते। और तुम्हारा भाई ये समझो
कि तुम्हें सभी चीजें कराने वाला है। वैसे सुबह 7 बजे आपकी क्लासेस चलती है, लेकिन इस टाइम भी मतलब जो आपकी रात को 9 बजे क्लास चलेगी, इसमें भी आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस यहां पर कराई जाएगी। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं इस टाइम भी करंट अफेयर की प्रैक्टिस? मैं अलग से 10-20 मिनट आपको, जैसे जनवरी 2024 का करंट अफेयर, फरवरी 2024 का, मार्च 2024 का, इस तरीके से कंप्लीट कराऊं। पहले आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। देखो, डेली करंट अफेयर तो आपको सुबह 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है, वहां पर देखना है। लेकिन जो जैसे जनवरी 2024 का हो गया, फरवरी 2024 का, वो करंट अफेयर जो इस समय पढ़ना चाहते हैं कि अलग से, जैसे जीएस, शुरू में जीएस का पोर्शन करा दिया, फिर बाद में जो है आपको 10-20 मिनट प्यारे भाई वो करंट अफेयर आपको कराया जाए। कौन कौन चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, फिर मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा ये। क्योंकि देखो, मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल जो है जो अनाउंसमेंट थी अपनी, वो थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी। मैंने आपसे बोला था कि कल जो मैं स्टार्ट करूंगा क्लास, उसमें सबसे पहले 5-10 मिनट आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। तो आप सब चाहते हैं भाई, सभी बच्चों का यही बोलना है कि सर इसी टाइम करंट अफेयर हमें करा दीजिए, जो पुरानी करंट अफेयर है। ओके भाई, तो आपकी रात को 9 बजे, आपको रात को 9 बजे 20 मिनट जो है पुराना करंट अफेयर कराया जाएगा। पहली बात ये पक्की हो गई कि 20 मिनट आपको पुराना करंट अफेयर यहां पर कराया जाएगा। और ध्यान रख लेना, मैं करंट अफेयर कराऊंगा, अगले दिन आपसे सुनूंगा, ठीक है। जिम्मेदारी आपकी है नोट्स बनाने की और याद करने की जिम्मेदारी आपकी हो गई है, ठीक है भाई। चलो, दूसरा, ये जो आपकी क्लास होगी इसमें स्टैटिक जीके भी आपको कराया जाएगा। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी प्यारे भाई, और हिस्ट्री वाला पोर्शन, ये दोनों चीजें मैं आपको कराने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो आज तो देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कल से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। बताओ, पहला क्वेश्चन ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। बताओ, आगरा शहर को किसने बसाया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आलम शाह, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी। चलो जल्दी से आंसर बताएंगे सभी प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? फटाफट आंसर आना चाहिए भाई सभी का, ठीक है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत शानदार भाई, सेशन को शेयर करते चलेंगे। जितने भी इस समय हमारे साथ सभी प्यारे भाई लाइव हैं, सेशन को शेयर करते चलो और इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलो। तो सभी बच्चों ने बताया कि सर सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो भाई ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अब देखो, मैं यहां पर आपको आगरा के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं। आगरा की हम बात करें बेटा, आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। चलो, अच्छा, सिकंदर लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का शासक था। और इसकी स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। और सिकंदर लोदी ने आगरा को जो कैपिटल बनाया था बेटा, आगरा को इसने कैपिटल कब बनाया था? ध्यान रख लेना, आगरा को इसने कैपिटल कब बनाया था? सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को कैपिटल बनाया था। कब? 1506 ईस्वी में। अच्छा, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? भाई बताना जरा, फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो आगरा शहर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर आगरा शहर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है। चलो, आगरा की हम बात करें, यहां पर क्या है? ताजमहल है। भाई ताजमहल देखने कौन कौन गए हैं? बेटा जल्दी से बता दो, ताजमहल किस किसने देखा है? ठीक है, ताजमहल देखने कौन कौन गए हैं ये बताओ भाई सबसे पहले। बेटा देखने गए हो या नहीं देखने गए हो? अच्छा भाई, ज्यादातर संख्या है बच्चों की ताजमहल देखने वाले की कि सर हम ताजमहल देख के आए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा किया आपने। जो नहीं गए हैं बेटा, नौकरी ले लो इस बार, फिर अगले साल जो है अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ आराम से घूमने जाना, ठीक है। चलो, तो भाई ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में है इसको। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया, ये तो सभी को पता होगा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बेटा इसको शामिल किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज
साइट्स में शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। और ये कब शामिल हुआ है? 1983, 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है, और दूसरा इसी के साथ आगरा का किला भी शामिल किया गया था। और आगरा का किला कहां पर है बेटा? आगरा में ही स्थित है। और आगरा का किला कब शामिल किया गया था? यह भी 1983 में, 1983 में इसको शामिल किया गया था। आगरे के किले को कब शामिल किया गया था? 1983 में आगरा के किले को शामिल किया गया था। और इसका निर्माण किसने कराया था? आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बेटा जल्दी से बताओ। बायोलॉजी क्वीन, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बेटा चुपचाप जो है मोबाइल फोन बंद करके आराम से सो जाओ। ठीक है, मुझे ये मत बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो या उस क्वेश्चन की ओर चलो। ठीक है मुझे पढ़ाना मत सिखाओ आप बेटा। अभी जो है आप बच्चे हो, अभी उसी हिसाब से पढ़ाई करो। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे। अपना दिमाग मत चलाओ, ज़्यादा दिमाग चलाना है आराम से मोबाइल फ़ोन बंद करो या किसी दूसरे टीचर की क्लास देखो जो आपकी बातें सुनता होगा, जो आपके कहने पर चलता होगा। ठीक है, मैं आपके कहने पर थोड़ी चलूंगा। ठीक है, बताओ भाई। बेटा मोदी जी ने कराया था। ठीक है, गाल पे थप्पड़ लगा लो दो जल्दी से फटाफट। आगरे की किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा आगरे की किले का निर्माण कराया गया था। किसने? अकबर ने आगरे की किले का निर्माण कराया था। इतनी बातें आपको आगरा से पता होनी चाहिए। और बेटा आगरा जो शहर है, आगरा जो शहर है मैंने आपको बताई ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट शहर रहा है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट शहर है। अच्छा एक क्वेश्चन ये और बताओ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्तमान में कितने स्थल है? ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने स्थल है? इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दो आप फटाफट कि वर्तमान में कितने स्थल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे। कितने स्थल है? 43 स्थल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 43 स्थल है। और 43वां स्थल कौन सा है? असम का मोइदम। ठीक है, ध्यान रख लेना, असम का मोइदम बेटा 43वां स्थल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यह भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन लोदी, बहलोल लोदी या सुल्तान इब्राहिम? बताओ भाई, फटाफट आंसर बताएंगे। चलो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। 1 मिनट है आपके पास और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। फटाफट आंसर बताते चलेंगे और भाई सेशन को शेयर करते चलेंगे। जितने भी प्यारे भाई इस समय हमारे साथ लाइव हैं, अगर क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो बेटा क्लास को भी लाइक करते जाना है एंड सेशन को तो शेयर करते जाना है। तो इसका आंसर किसने दिया है? अजय कुमार ने, फिर इसके बाद हर्ष ने, नेहा ने आंसर दिया है, अंशु ने आंसर दिया है, शोनिका ने, निकिता ने, शिवानी ने और कमलेश ने, हर्ष ने दिया है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बेहतरीन बेटा, पढ़ने वाले बच्चे हैं, शानदार तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश की हम बात कर लेते हैं तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के तहत आता है। लोदी वंश किसके तहत आता है? दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में टोटल वंश कितने हुए हैं भाई? दिल्ली सल्तनत में अगर आपसे पूछ लेता है कि सर जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए, तो भाई दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। जैसे पहला वंश कौन सा था भाई? गुलाम वंश था बेटा। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा। दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। कौन सा था भाई? खिलजी वंश था। और खिलजी वंश की हम बात करें, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। और इसके बाद आपसे पूछ लेता है तो कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है भाई, तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो 1320 से बेटा 1414 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसके बाद हम बात करें, इसके बाद कौन सा वंश आता है? इसके बाद आता है सैयद वंश।
इसके बाद भाई कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। और सैयद वंश का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो 1414 से 1451 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसके बाद हम बात करें तो प्यारे भाई इसके बाद कौन सा वंश आता है, लोधी वंश आता है। लोधी वंश का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो 1451 से बेटा 1526 तक इसका टाइम पीरियड था। लोधी वंश का 1451 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड था। अब ये आपके सामने 5 के 5 वंश मैंने लिख दिए। अब इनमें से आप ये बता दो कि सबसे लंबा समयकाल किस वंश का रहा है और सबसे छोटा समयकाल किस वंश का रहा है। दोनों चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। बताओ सबसे लंबा समयकाल किस वंश का है और सबसे छोटा समयकाल इस वंश का है। बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे सभी प्यारे भाई। बताओ सबसे लंबा समयकाल किस वंश का है और सबसे छोटा समयकाल बेटा किस वंश का है। ठीक है, फटाफट आंसर आना चाहिए आप सभी का। मैंने आपसे दो चीजें पूछी है, सबसे लंबा टाइम पीरियड बता दो और सबसे छोटा टाइम पीरियड। इब्राहिम लोदी था अंतिम शासक। तो भाई सभी प्यारे भाइयों के आंसर आ रहे हैं कि सर एक बता रहे सैयद वंश। बेटा सैयद वंश कहां से लग रहा है आपको, ठीक है, मतलब इतना गणित कमजोर है आपका, ठीक है, यहां पर हिसाब भी नहीं लग रहा है आपसे। बताओ भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे लंबा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 94 वर्षों का है। खिलजी वंश का सबसे छोटा है, लगभग 30 सालों का है, ठीक है। सबसे लंबा समय काल आपसे पूछ लेता है तो भाई सबसे लंबा समय काल किस वंश का है। बेटा सबसे लंबा समय काल आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा समय काल किस वंश का है, तो सबसे लंबा समय काल किस वंश का है, तुगलक वंश का बेटा सबसे लंबा समय काल है तुगलक वंश का। और सबसे छोटा समय काल अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटा समय काल किस वंश का है, सबसे छोटा समय काल किस वंश का है भाई, खिलजी वंश का भाई सबसे छोटा समय काल है, खिलजी वंश का सबसे छोटा समय काल है, ठीक है, खिलजी वंश का बेटा सबसे छोटा समय काल है। इतनी बातें क्लियर। चलो भाई बहुत ही शानदार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या माउंट आबू। ठीक है बेटा अज्जू ध्यान रख लेना, यहां से ब्लॉक हो जाओगे आप, परमानेंटली ब्लॉक। फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं कि भाई आजकल पता है आजकल के बच्चे कैसे हो गए, टीचर के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर जो है लोगों को बताते हैं। मतलब आजकल के लोग ऐसे हो गए, मतलब जो बच्चों का काम पढ़ने का होता है ना, वो फालतू की चीजों में दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किस कॉलेज में मैं पढ़ा था, किस कॉलेज में मैं रहा था। मतलब लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं मेरे ऊपर, और उन्हें ये नहीं पता है कि भाई सामने वाला जो तुम्हें पढ़ा रहा है तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा उसे। ठीक है, मतलब ये समझो कि आजकल ना साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साइबर क्राइम का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया तो आपका पता नहीं चल पाएगा, 2 मिनट में पता चल जाता है आजकल। ठीक है, और फिर पता चलता है तो फिर घबरा जाते हैं, फिर ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो भाई आजकल जो है सोच समझ के किसी को मैसेज किया करो, सोच समझ के किसी को भी कोई बात बोलनी है बेटा सोच समझ के बोलनी है। पुलिस बहुत एक्टिव है आजकल, 2 मिनट में पता कर देती है, फिर जो है फिर घबरा जाते, करियर खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, ध्यान रख लेना ये सब चीजें। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोग जो है ज्यादा पीएचडी कर रहे हैं। देखो आपका काम क्या है, पढ़ने का काम है, अब मैं पढ़ाने का काम है मेरा। अब आप मेरे बारे में खोज करोगे, रिसर्च करोगे, आज से 10 साल पहले सर कहाँ थे, कौन से मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, और कौन सर का दोस्त था, कौन सर का दोस्त नहीं था। मतलब लोग यहां तक जा रहे हैं भाई, हद तक जा रहे हैं, हद तक। ठीक है, बताओ कैसे कैसे लोग हैं। बेटा आपको बता दी मैंने ये बातें, ध्यान रख लेना आगे के लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या माउंट आबू। तो ये कहां पर स्थित है भाई, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अजमेर। अब देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। और ये कौन थे? ये गुलाम वंश के फाउंडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे भाई? जो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, उसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के फाउंडर आपसे पूछ लेता है कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगर आपसे पूछ ले कि सर स्लेव डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लेता है कि सर जो स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? रियल फाउंडर इसके कौन थे? अगर आपसे रियल फाउंडर के बारे में पूछ लेता है तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? इल्तुतमिश इसके रियल फाउंडर थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में ही आया है कि ऐसा शासक कौन था गुलाम वंश का जिसकी मृत्यु घोड़े से पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, जिसकी मृत्यु चोगान खेलते हुए या घोड़े से पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा शासक कौन था? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि घोड़े से पोलो खेलते हुए, घोड़े से बेटा पोलो खेलते हुए या आपका चोगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? घोड़े से पोलो खेलते हुए या चोगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रख लेना, ऐबक की मृत्यु हुई थी। किसकी? ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब? 1210 में बेटा इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी ऐबक की, घोड़े से पोलो खेलते हुए। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके द्वारा प्यारे भाई कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण अगर आपसे पूछ लेता है कि सर जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था बेटा, वो कराया था ऐबक ने। और कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रख लेना, कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में इसको कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कोई अगर बता सकता है तो बता दो कि भाई जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार एक बार भूकंप से गिर गई थी। ठीक है, भूकंप से गिरने के बाद इसका निर्माण किसने कराया था? ठीक है, बताओ भाई, भूकंप से गिरने के बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सभी प्यारे भाई बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताओ। भूकंप से गिरने के बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, जल्दी से आंसर बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 केवल की आयु में 1496 में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में आया क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में आया है। ठीक है, ये मैंने होमवर्क दे दिया आपको, सभी भाई कमेंट करके बताएंगे जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद। बताओ, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 केवल की आयु में 1496 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। फरगना की गद्दी पर ये कब बैठा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है, फटाफट आंसर बताओ इसका। 9 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 7 वर्ष? बताओ कितनी आयु में गद्दी पर बैठा था, ये आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है, फटाफट आंसर बताते चलो। बेटा सभी के गलत आंसर आ रहे हैं, सभी प्यारे भाइयों के। ठीक है, सभी गलत आंसर दे रहे हैं भाई। देखा, एक ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया तो कैसे घबरा गए। अभी तक 2 क्वेश्चन आसान थे ना, तो सभी आंसर दे रहे थे। जैसे ही ठीक ठाक क्वेश्चन आया तो भाई घबरा गए सभी। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 11 वर्ष। ऑप्शन बी प्यारे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 11 वर्ष उसकी आयु थी जब ये गद्दी पर बैठा था बाबर। अब देखो यहां पर मैं बाबर के बारे में आपको बताता हूं। बाबर के बारे में प्यारे दोस्त मैं आपको यहां पर बताता हूं। बाबर की हम बात करें तो ये कहां का शासक था? ये फरगना का शासक था। और बाबर कहां का शासक था? फरगना का शासक था।
फरगना का शासक कौन था? बाबर था, फरगना का शासक। और ये भारत पर अटैक करता है और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में ये तो बताओ आवाज क्लियर है मेरी अब? बेटा आवाज भी बड़ी धोखेबाज हो रही है, धोखा दे रही है आवाज से। बताओ आवाज क्लियर है? आप सभी को बताना है कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ पा रही। पीछे देखो, पीछे तो देखो बेटा। अच्छा बताओ आवाज क्लियर है? यस या नो? तो भाई देखो, मैंने यहां पर आपको बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये किस किस के बीच फर्स्ट बैटल हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये फर्स्ट बैटल हुआ। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्यारे भाई फर्स्ट बैटल हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट बैटल हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीत बाबर की हो जाती है। और बाबर ने यहां पर भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। जो पानीपत का फर्स्ट बैटल था, इसको जीतने के बाद बाबर के द्वारा यहां पर मुगल वंश की स्थापना बेटा कर दी गई थी। ठीक है। और बाबर ने इस युद्ध में रूमी विधि और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था इस फर्स्ट बैटल में। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया रेलवे के। ठीक है, बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा जा रहा है सरिया, शाफई या जाहिलिया या जजिया कर। बताओ कौन सा टैक्स था? ठीक है भाई, फटाफट आंसर बताते चलेंगे सभी प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? बताते चलो भाई, बताते चलो। फिर एक शायरी सुनाऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, एक शायरी सुनाऊंगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया ना 80% बच्चों ने, फिर आपको एक शायरी सुनाई जाएगी। चलो भाई, 80 क्या 100% बच्चों का आंसर सही आ रहा है भाई इसका। तो है इतना आसान क्वेश्चन है क्या ये? चलो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने एक ही ऑप्शन इसमें पढ़ा है जजिया, तो इसलिए जजिया आंसर दे रहे हो आप। हैं चलो, जजिया बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का जजिया सही जवाब होगा। अब देखो, यहां पर हम जजिया कर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो जजिया कर था, जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था? जजिया कर ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जजिया टैक्स। इसको हटाया था अकबर ने। अकबर के द्वारा इसको हटा दिया गया था और अकबर ने इसको 1564 में हटाया था। कब हटाया था? 1564 में। लेकिन इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में और बनता है कि औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से कब लगाया था? बेटा औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से कब लगाया था? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब ने जजिया कर, औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा कब लगाया था? दोबारा कब लगाया था? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कब लगाया? तो 1679 में औरंगजेब के द्वारा प्यारे भाई जजिया कर दोबारा से लगाया गया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर दोबारा लगाया गया था। ठीक है, जजिया कर हटाया अकबर ने कब था? प्यारे भाई ध्यान रख लेना, आपका 1564 ईस्वी में हटाया था। और औरंगजेब ने दोबारा कब लगाया था? ये लगाया था 1679 ईस्वी में। ठीक है, जजिया कर, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, ब्राह्मणों पर और जो विकलांग होते थे और जो विधवा महिलाएं होती थी उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। और इसके द्वारा जो है जो
गरीब लोग होते थे वो जजिया कर नहीं दे पाते थे, इस कारण अपना धर्म भी परिवर्तित कर लेते थे, ऐसा जजिया कर था। ठीक है। और मोहम्मद बिन काशिम ने भी इस जजिया कर की शुरुआत की थी, मोहम्मद बिन काशिम ने। ठीक है। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले जहांगीर था, फिर शाहजहां था, फिर अकबर था, फिर औरंगजेब था। या अकबर था या औरंगजेब था या शाहजहां था या जहांगीर था, या अकबर था या शाहजहां था या जहांगीर था या औरंगजेब था, या अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, बताओ। चलो जल्दी से आंसर बताओ। देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, फटाफट आंसर बताते चलेंगे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो भाई इसका आंसर दिया है अंशु मलिक ने आंसर दिया है, फिर इसके बाद सचिन ने दिया है, फिर इसके बाद विजय ने आंसर दिया है, योगिता ने, रंजीत ने, शिवानी ने आंसर दिया है, संजय ने, मोहित राज ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर इसके बाद योगिता, कमलेश और सुहानी, विकास, अजय कुमार, रितनेश, सभी प्यारे भाइयों ने आंसर दिया ऑप्शन डी। बेटा बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो यहां पर मैं आप टाइम पीरियड बताता हूं इन मुगल शासकों का। ठीक है, मुगल शासक की हम बात कर लेते हैं। यहां पर मुगल शासक जो रहे हैं, जैसे सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल रूलर जो रहे हैं, सबसे पहले मुगल शासक कौन बने थे? बाबर बने थे। बाबर का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है कि सर बाबर का टाइम पीरियड भारत में कब से कब तक रहा है? 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का टाइम पीरियड रहा। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का टाइम पीरियड रहा। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था भाई? हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 40। 1530 से 40 हुमायूं का टाइम पीरियड था। अब इसके बाद फिर यहां पर सूर वंश की स्थापना हुई थी। शेरशाह सूरी यहां पर गद्दी पर बैठा था दिल्ली। ठीक है, और फिर इसका दोबारे से जो है ये अटैक करता है दिल्ली पर, और फिर दोबारे से जो है यहाँ का शासक बनता है। और फिर ये 1555 से 1556 तक जो है यहाँ पर रहा हुमायूं। फिर इसकी डेथ हो जाती है। फिर अकबर गद्दी पर बैठता है, और भाई अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा। 1556 से बेटा 1605 ईस्वी तक अकबर गद्दी पर रहा। इसके बाद हम बात करें अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? जहांगीर बैठा। और जहांगीर का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो 1605 से 1627 तक बेटा जहांगीर का टाइम पीरियड था। 1605 से 1627 तक। जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा। और शाहजहां का टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता है तो 1627 से 1658 तक प्यारे भाई जहांगीर का शाहजहां का टाइम पीरियड था। इसके बाद औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट हुआ, और औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 ईस्वी तक भाई औरंगजेब का टाइम पीरियड था। 1658 से 1707 ईस्वी तक बेटा औरंगजेब का टाइम पीरियड था। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया सभी मुगल शासकों के बारे में। इतनी बातें क्लियर है? तो आप देख सकते हो सभी का टाइम पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस क्रम के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही जवाब होता है। ठीक है, चलो भाई इतनी बातें क्लियर? यस या नो कमेंट करके बताओ फटाफट। कौन कौन शायरी सुनना चाहते हैं ये भी बताओ। सर जी शायरी सुना दीजिए, शिवानी बोल रही है। शिवानी, अच्छा शायरी सुनना चाहते हो? हाँ ये अकबर वही है, जोधा अकबर वाला। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर उसके बाद शायरी सुनाऊंगा। पक्का पक्का बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, खानवा का युद्ध वर्ष लड़ा गया था 1521, 1527, 1529 या 1525? बताओ भाई खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ओके भाई शायरी सुनाऊंगा, पक्का इस क्वेश्चन का आंसर दो।
खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है आप सभी प्यारे भाइयों के सामने। बताओ खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं सभी। मनीष, फिर इसके बाद कोमल, अनिल कुमार, हर्षिता और विकल्प कुमार ने आंसर दिया है। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। और कमलेश, दुर्गेश, मोनिका, कार्तिका, सभी बच्चों ने आंसर दिया है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी वाले जो भी हैं उन्होंने सही जवाब दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये बाबर ने युद्ध लड़े थे भारत के अंदर। ठीक है, बाबर के युद्ध हैं। जैसे पीछे मैंने आपको पानीपत का फर्स्ट बैटल तो बता दिया है, बाबर के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे बाबर ने पानीपत का फर्स्ट बैटल किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। और पानीपत का फर्स्ट बैटल आपसे पूछ लेता है ये कब हुआ था? 1526 में प्यारे भाई बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध किया था। खानवा का युद्ध कब किया था? 1527 में बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध किया गया था। और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी भाई? इस युद्ध में जीत बाबर की हुई थी। और राणा सांगा बेटा युद्ध में नहीं हारे थे। ठीक है, राणा सांगा युद्ध में नहीं हारे थे। इन्हीं के सेनापति ने इनके खाने में जहर मिला दिया था। राणा सांगा के खाने में प्यारे भाई जहर मिला दिया था। ठीक है, इनके खाने में जहर मिलाने के कारण इनकी प्यारे भाई डेथ हो गई थी। ठीक है, खाने में जहर मिलाने के कारण, वरना ऐसे योद्धा थे राणा सांगा जो कभी नहीं आ रहे थे। ठीक है, एक बच्चा बोला सर आप याद कैसे रखते हो? बेटा याद कैसे रखते हो? सब बेटा प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस, कुछ भी याद कर सकते हो आप, बस दिमाग आपका होना चाहिए पढ़ाई में, तब चीजें याद हो जाती है। अब इसके बाद देखो हम बात करें पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526, खानवा का युद्ध हुआ। और इसके बाद प्यारे भाई आपका चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी के युद्ध की हम बात करें, चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बेटा किसके बीच हुआ था? ये बाबर और मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था। चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था भाई। घाघरा का युद्ध आपसे पूछ ले कब हुआ था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। और यह एक ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों में हुआ था। जल एवं थल दोनों में यह युद्ध हुआ था। जल एवं थल दोनों में यह युद्ध हुआ। जल एवं थल दोनों में यह युद्ध हुआ था जो आपका घाघरा का युद्ध था 1529। इसके बाद हम बात करें बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बेटा बाबर की डेथ हुई थी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु आपसे पूछ लेता है कि सर बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतनी बातें भाई मैंने यहां पर आपको बताई। बताओ इतनी चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इतनी बातें आपको समझ में आई, यस या नो, कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले ऐसा युद्ध कौन सा था जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था, तो आपका एक घाघरा का युद्ध था 1529 में जो हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह सूरी? ठीक है, विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताओ भाई किसके द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप सभी प्यारे भाइयों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना। बताओ जल्दी से बताओ।
क्या सही जवाब होगा? तो भाई इसका आंसर पीयूष ने दिया है, फिर इसके बाद कोमल ने आंसर दिया है और दीपक चहल ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। सूर्यकांत ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया, प्रिया ने, और फिर इसके बाद विकास यादव ने। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बता रहे हैं सर शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया भाई, शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहां पर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की हम बात करें तो बेटा शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। सूर वंश की स्थापना, इसका टाइम पीरियड 1540 से 1555 तक इसका टाइम पीरियड रहा था सूरवंश का। 1540 से 1555 तक बेटा इसका टाइम पीरियड रहा था सूरवंश का। 1540 से 1555 तक इस सूरवंश का टाइम पीरियड रहा था। अगर आपसे पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछ रहे, चाइल्डहुड नेम क्या था इसका, बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां इसके बचपन का नाम था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था भाई इसके? फरीद खां इसके बचपन का नाम था शेरशाह सूरी के। और इसने कन्नौज और विलग्राम का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध लड़ा, और फिर इसके बाद कन्नौज और विलग्राम का युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया था। चौसा के युद्ध में इसने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। और अगर आपसे पूछ लेता है कि सर इसके द्वारा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध इसने 1539 में लड़ा था। चौसा का युद्ध इसने कब लड़ा था? 1539 ईस्वी में इसके द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया। 1539 ईस्वी में इसके द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया। और ये चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये प्यारे भाई चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। और इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि कन्नौज और विलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई जो कन्नौज या विलग्राम का युद्ध है वो कब हुआ था, कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो भाई कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज या विलग्राम का युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये भी हुमायूं और प्यारे भाई शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? बताओ भाई, फटाफट बताएंगे कि इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। और भाई ध्यान रख लेना, अगर मेहनत करोगे ना, वास्तव में अगर आपके अंदर एक लगन है कि हमें इस बार क्लियर करना है, रेलवे में सिलेक्शन लेना है, तो कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो दुनिया का काम है आपको रोकना। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा तो दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे, एक तो आपके माँ बाप, दूसरा आपका जो आपको गुरु पढ़ाता है, आपका टीचर सबसे ज्यादा खुश होगा उस दिन। मेरे अंदर उस दिन इतनी खुशी होगी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि बस ये समझो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया है। ठीक है, और दूसरा आपके माँ बाप वास्तव में उस दिन शायद हो सकता है उनकी आंखों से आंसू निकल जाए। तो ये आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना है, मोटिवेट करना है खुद को कि भाई हमें जो करना है अपने माँ बाप के लिए करना है। क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप असफल हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर आप सफल हो तो दुनिया आपको पूछेगी। ठीक है, दुनिया आपको रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर आप सही हो तो प्यारे भाई आप कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जो जिसके साथ जैसा करता है उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलती है। और आजकल तो भाई ऐसा ही हो रहा है, कलयुग में जो है अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको मतलब ये समझो कि आपको ये कोशिश कर रहा है कि इसका सिलेक्शन ना हो, या आपके ऊपर कोई ऐसा केस दर्ज करा देता है कोई भी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर केस दर्ज आपके ऊपर हो गया तो आप सरकारी नौकरी आपकी नहीं लग सकती है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर देते हैं कि भाई जिस वजह से इसकी नौकरी ना लगे। तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रहना, बस चुपचाप पढ़ते रहो और उसी दिन सबको बताना है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से पहले किसी को कुछ नहीं बताना है कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतना मैं पढ़ता हूँ। उस दिन बताना है जिस दिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा ना,
उस दिन खुश होना है, खुश भी नहीं होना है उससे पहले बेटा, खुश भी नहीं होना है, खुश भी मत हो जाना कि मैंने तो भाई फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर दिया है और मेरा तो हो ही जाएगा। खुश उस दिन होना है जिस दिन ट्रेनिंग पे जाओगे, बस जिस दिन अगर ये चीजें आप समझ गए उस दिन सफल हो जाओगे आप। हाँ, बस खुद से लड़ाई है आपकी, खुद की, और इस खुद से खुद की लड़ाई को आपको खुद ही जीतना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? एक बच्चा बोला है सर मैं याद नहीं रख पाता। बेटा याद कैसे नहीं रख पाते हो? अगर कोई मूवी मैं आपके सामने यहाँ चलाऊं और फिर उसको दोबारा से आपको मैं दिखाऊं तो मुझे आप अगली कहानी तुरंत बता दोगे कि सर इस बार हीरो की एंट्री होने वाली है, इस बार विलेन की एंट्री होने वाली है, तो वो कैसे याद हो जाता है? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट से देखना चाहते हो उस मूवी को, और यहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कैसी चीजें याद होंगी बताओ? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम या आगरा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है भाई? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, कहां पर है? सासाराम बिहार में। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, ये रेलवे के ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चलो ये तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है भाई? औरंगजेब के मकबरे के बारे में आपसे पूछ लेता है कि सर औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, तो कोई बता सकता है कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है भाई? औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि सर जो अकबर है, अकबर का मकबरा कहां पर है? भाई अकबर के मकबरे के बारे में पूछ ले कि सर अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में स्थित है। कहां पर है भाई? सिकंदरा, आगरा में बेटा अकबर का मकबरा स्थित है। सिकंदरा कहां पड़ता है? आगरा में ही पड़ता है। सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। ठीक है, सभी प्यारे भाई बताएंगे कि जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। बताओ फटाफट, हुमायूं का मकबरा बताना है। बाकी दो तीन मकबरे मैंने बता दिए, एक आप बताओ। और भाई सेशन को शेयर करेंगे भाई। अभी तक आपने कंजूसी दिखाई है, रात को 10 बज चुके हैं, मुझे पता है। कुछ बच्चे भाई दिन में खेत में काम करके आते होंगे, अब तो वैसे भी काम का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत किसान कर रहा है खेत में। ठीक है, गेहूं की कटाई चल रही है, और आप भी अपने मतलब घर वालों का साथ देते होंगे, ऐसे नहीं कि घर में केवल पढ़ते ही रहते होंगे। अच्छा, कौन कौन बच्चे खेत पर काम करते हैं भाई, बताना जरा। कौन कौन बच्चे दिन में खेत पर काम करके आए हैं और अब क्लास देख रहे हैं? भाई वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं गाँव वाले। ठीक है, खेत में काम करके आए होंगे और अब क्लास देख रहे होंगे, और नींद भी आ रही होगी। ठीक है, रात को ये 10 बजे तो भाई सो जाते हैं सब, ऐसे नींद भी आ रही होगी तब भी पढ़ रहे हैं। देखा, ये जुनून दिखा रहा है। रात को 10 बजे 400 बच्चा इस समय लाइव है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जुनून है कि इस बार सर हमें एग्जाम निकालना है। देखा कितने बच्चे, देखो आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, गेहूं की कटाई के बाद इतने बच्चे पढ़ रहे हैं रात को 10 बजे बैठ के। भाई वास्तव में सैल्यूट है आपको। ठीक है, बहुत मेहनती हो आप सब। गुरुजी गेहूं काट रहे हैं हम अभी भी। बताओ, रात में गेहूं काट रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, देख रहे हो आप? मतलब रात में भी गेहूं की कटाई होती है। चलो, रात में भी गेहूं काट रहे हैं तब भी लाइव देख रहे हैं इस क्लास को भाई। बहुत मेहनती है भाई, बहुत। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। कहां पर है बेटा? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। पीछे मैंने बता दिया है, पीछे मैंने बताया, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं बढ़िया सी एक। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं भैया। आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोगे।
सभी स्टूडेंट के लिए भाई। इसका आंसर तो सभी ने दे दिया है, 1540 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और भाई जो संघर्ष कर रहे हैं इस समय, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए दो लाइनें हैं कि अगर जिंदगी सफल बनानी है, अगर जिंदगी सफल बनानी है तो काली रातों से भी लड़ना पड़ेगा। अगर जिंदगी सफल बनानी है तो काली रातों से भी लड़ना पड़ेगा। करना चाहते हो अगर हासिल अपनी मंजिल को, करना चाहते हो हासिल अगर अपनी मंजिल को, तो बुरे हालातों से भी लड़ना पड़ेगा। तो बुरे हालातों से भी लड़ना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जो गांव वाले बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत समस्याएं होती हैं। ठीक है, उनको घर का भी काम करना होता है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाई भी करनी होती है, नौकरी भी लेनी होती है। तो भाई कंडीशन मतलब ऐसी आ जाती है सामने कि अब तो पता नहीं क्या होगा। मतलब बहुत बच्चों के सामने आर्थिक तंगी आ जाती है, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने दिन तक आपको तैयारी करा पाए। तो भाई मेहनत लगातार करते रहो, परेशानियां आएंगी उनसे लड़ो और डटकर उनका सामना करो। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप मेहनती हो, आपके अंदर जुनून है और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये बाकी मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है। 1540 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप, खान जमान, राणा प्रताप या हेमू? बताओ। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। शुभम सिंह, धन्यवाद भाई, सभी को धन्यवाद। बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको पराजित किया था? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे सभी प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो रितनेश ने आंसर दिया है, शिवम कुमार ने और कार्तिक ने, फिर इसके बाद अर्शदीप ने आंसर दिया है हेमू। इसका आंसर बताया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है, हेमू इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें पानीपत की सेकंड बैटल की बात कर लेते हैं कि भाई पानीपत का सेकंड बैटल कब हुआ था, तो यह 1556 में हुआ था। 1556 में प्यारे भाई, नवंबर 1556 में यह बैटल हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच यह बैटल हुआ था। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य की जिसने उपाधि धारण की थी, उसके बीच यह बैटल हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी बेटा? जीत इसमें अकबर की हुई थी और हेमू की इसमें हार हो जाती है। और यहाँ पर फिर अच्छी तरीके से मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये प्यारे भाई आज की क्लास थी अपनी। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ आपको। और सभी प्यारे भाइयों को आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद करंट अफेयर भाई अमित जिंदल सर भी अगर ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर भी इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी बेटा कल से जो आपकी क्लासेस चलेगी रात को 9 बजे, उसमें करंट अफेयर भी मैं आपको कराने वाला हूँ। जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने अभी विजय रथ एक बैच लॉन्च किया है जिसकी फीस 699 रुपये। उसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें पूरी आपको रेलवे की टीम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगी, सभी टीचर्स। तो उसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी 17 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 4-5 दिन हुए इस बैच को स्टार्ट हुए। तो इसी के साथ अपना ये सेशन यहीं पर एंड होता है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी अपना। सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में भी आप सभी प्यारे भाइयों को जरूर आना है, क्योंकि डेली करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके भाई, ध्यान रखिए सभी अपना। और क्लास कहाँ पर होगी? सुबह 7 बजे वाली रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ओके भाई।